अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बॉडी टेलर प्रोटोसिस की। जो बॉडी टेलर प्रोटोसिस है बेसिकली वूपिंग कफ कराता है, जिसका नाम प्रोटोसिस होता है। इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये स्मॉल कोको बैक्यूलरी इंकैप्सुलेटेड ग्राम नेगेटिव वार्ड है। और इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? इसकी ट्रांसमिशन होती है थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द सिवियर कफिंग एपिसोड्स। यूजली इसकी हम पे आगे पढ़ेंगे। इसकी पैथोजेनिसिटी ये होती है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाकर इन्फेक्ट करते हैं। वहाँ पे जो सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं उन सेल्स को जाकर इन्फेक्ट करते हैं, सिलिया पे जाकर अटैच करते हैं, लेकिन ये अंडरलाइन टिश्यू को इन्वेड नहीं करता। इसकी पैथोजेनिसिटी इसको और पढ़ लेते हैं। इसके पैथोजेनिसिटी के मेन 4 पॉइंट्स। और एक चीज़ जो याद रखनी है कि ज़्यादातर जो यंग वो होती है, यंग जनरेशन जो होती है, जो यंगर चिल्ड्रन जो होते हैं उनको ज़रा इसके जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम है वो ज़रा ज़्यादा उनमें इन्हेंस्ड होते हैं, ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होते हैं, उनको ज़रा ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसकी पैथोजेनिसिटी 4 तरह से होती है। एक तो ये कि जो ऑर्गेनिज्म है, मैंने अभी बताया, ये जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सिलिएटेड एपिथेलियम होगा ना, जो सीलिया होगा, वहाँ पे जाके अटैच करेगा। अटैच कैसे करेगा? बेसिकली इसके पास कुछ पिलाइज होते हैं और उन पिलाइज के पास फिलामेंटस हीमोग्लूटिन प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन के थ्रू वो जाके जो सीलिया है वहाँ पे अटैच करते हैं। और हम अभी आगे पढ़ेंगे जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो इसी हीमोग्लूटिन के खिलाफ बनती हैं। दूसरा, इसके पास अपना प्रोटोसिस टॉक्सिन होता है। जो प्रोटोसिस टॉक्सिन है वो उसके पास ए बी मायोटी होती है। ए बी मायोटी क्या है कि जो बी सब यूनिट उसके थ्रू वो अपने जो भी उसके स्पेसिफिक रिसेप्टर्स हैं उनके थ्रू वो अटैच कर जाता है। वेरे जो उसकी ए सब यूनिट वाली मायोटी, ए सब यूनिट क्या कराता है कि जो ए सब यूनिट है बेसिकली उसके पास एडीपी राइबोसाइलेशन एक्टिविटी होती है। वो एडीपी राइबोसाइलेशन एक्टिविटी करती है कि जो इनहिबिटरी सब यूनिट होता है जी प्रोटीन का, उसको जाके एडीपी राइबोसाइलेट करती रहती है। उससे होता क्या है? उससे होता ये कि जो एडिनाइलेट साइक्लेज है वो स्टिमुलेटेड रहता है। और उसके स्टिमुलेट होने की वजह से होता क्या है कि जो एडिनाइलेट साइक्लेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा साइक्लिक एम प्रोड्यूस करता रहता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा साइक्लिक एम प्रोड्यूस होता रहेगा तो उससे होगा क्या? ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन काइनेस एक्टिवेट होंगे, जिसकी वजह से होता क्या है? इट रिजल्ट्स इन एडिमा ऑफ द रेस्पिरेटरी म्यूकोजा विच कंट्रीब्यूट्स द सिवियर कफिंग। इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कफिंग इसका मेन साइन एंड सिम्टम हमें मिलता है। और जो प्रोटोसिस टॉक्सिन है, प्रोटोसिस टॉक्सिन एक चीज़ क्या कराता है? ये कराता है लिम्फोसाइटोसिस। ये लिम्फोसाइटोसिस क्यों कराता है? कि बेसिकली जो ब्लड होगा, जो सीरम होगा, वहाँ पे हमको ज़्यादा से ज़्यादा लिम्फोसाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी। वो इसलिए मिलेगी क्योंकि ये करता क्या है कि जो टॉक्सिन होता है इट बेसिकली इनहिबिट्स द सिग्नल ट्रांसडक्शन बाय कीमोकाइन रिसेप्टर। कौन सी सिग्नल ट्रांसडक्शन को इनहिबिट करता है? वो सिग्नल ट्रांसडक्शन जो कि लिम्फोसाइट्स की वो कराते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं। अब इसकी वजह से होता क्या है? जब वो सिग्नल ट्रांसडक्शन वाली चीज़ को इनहिबिट कर देते हैं तो होता क्या है कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो दे कांट एंटर द लिम्फोइड टिश्यूज लाइक स्किन और लिम्फ नोड्स। उसकी वजह से होता है कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो फिर सिंस दे डू नॉट एंटर द लिम्फोइड टिश्यू दे डोंट क्या कहते हैं, दे इंक्रीज देयर इज एन इंक्रीज इन देयर नंबर इन द ब्लड विच जनरली रिजल्ट्स इन लिम्फोसाइटोसिस। और क्या होती है इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी? ये कि जो ये ऑर्गेनिज्म है ये खुद से एडिनाइलेट साइक्लेज को सिंथेसाइज करता है, उसको एक्सपोर्ट कराता है। उसके एक्सपोर्ट कराने की वजह से होता है कि जब जो फेगोसिटिक सेल्स हैं, जिस तरह न्यूट्रोफिल्स हो गए या मैक्रोफेजेस हो गए, वो जब इस एडिनाइलेट साइक्लेज को टेकअप करते हैं तो उसकी वजह से जो उनकी अपना बैक्टीरियासाइडल एक्शन होता है, जो उनकी अपनी बैक्टीरियासाइडल एक्टिविटी होती है, वो लॉस हो जाती है। और साथ ही एक और चीज़ इसमें क्या है कि ट्रैकियल साइटोटॉक्सिन, इनकी जो पेप्टाइडोग्लाइकिन साइक्ल होती है वो एक ट्रैकियल साइटोटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। वो ट्रैकियल साइटोटॉक्सिन करती क्या है कि जो सिलिएटेड सेल्स होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, उनको फर्दर डैमेज करती है और एक तरह से एंडोटॉक्सिन की तरह वो एक्ट करती है कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड को इंड्यूस करा के जितनी भी सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स हैं उनको किल कर देती है। ये इसकी पैथोजेनिसिटी थी। इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होती है? क्लिनिकल फाइंडिंग्स यही होती है कि इसमें सबसे ज़्यादा सिवियर पैरोक्सिस्मल कफिंग होती है, अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होते हैं। और जो कफिंग होती है यूजली लास्ट फ्रॉम 1 to 4 वीक्स। और जो पैरोक्सिस्मल कफिंग होता है उसका पैटर्न कैसा होता है? जो कि यंगर, ये जो पूरा पैराग्राफ है, यंगर चिल्ड्रन में देखा जाता है कि देयर सीरीज ऑफ हैकिंग कफ्स अकॉम्पनीड बाय प्रोडक्शन ऑफ कोपियस अमाउंट्स ऑफ म्यूकस। और इसमें एक चीज़ देखी जाती है कि जैसे ही कफ एंड हो जाता है तो उसमें एक वूप करके बिल्कुल करके एक आवाज़ आती है, जो कि मेन इसका क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक है या साइन एंड सिम्टम है, कि जिससे हमें पता चलता है कि जो पेशेंट है वो बॉडी टेलर प्रोटोसिस से इन्फेक्ट हुआ है। एंड दिस ऑर्गेनिज्म इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सो इसके जो ब्लड कल्चर्स मिलता है, हमें ब्लड कल्चर्स में हमको ये वाला ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ये वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इट डजंट इन्वेड द अंडरलाइंग टिश्यू। और इसमें डेथ कैसे होती है? दैट यूजली ऑकर्स ड्यू टू निमोनिया। क्लासिकल पिक्चर है ये वूपिंग कफ की, जो कि यंगर चिल्ड्रन में देखी जाती है। एडल्ट्स में क्या होता है? एडल्ट्स में भी ये सारे साइन सिम्टम्स मिलते हैं, लेकिन उसमें हमें वो वूपिंग कफ जो वूप थी, जो वाली जो आवाज़ थी, वो हमें यूजली नहीं मिलती। लैब डायग्नोसिस की क्या है? लैब डायग्नोसिस की ये कि जो हम नेजोफेरेंजियल स्वॉब्स हैं वहाँ से इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करेंगे। और इसके लिए एक मीडियम यूज़ होता है जिसका नाम होता है बोर्डेड गेंगू या बोर्डेड जेंजू मीडियम। दूसरा, जो आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म है इनको हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो इसकी हीमोग्लूटिन थी जिसके थ्रू अटैच होते हैं उसके खिलाफ मैंने कहा था एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो हम उन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग, या थ्रू डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग, या बाय
क्या कहते हैं बाय थ्रू इट्स स्पेसिफिक एंटी सीरम हम वो जो एंटीबॉडीज हैं उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू हम लैब डायग्नोसिस में ये कंफर्म कर सकते हैं कि यही वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और तीसरी है कि हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करा सकते हैं। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? ट्रीटमेंट इसकी यूजली ये है कि एक तो एजिथ्रोमाइसिन दी जाए, एजिथ्रोमाइसिन के अलावा सपोर्टिव केयर दी जाए कि जिस तरह ऑक्सीजन थेरेपी हो गई या सक्शन ऑफ म्यूकस हो गई, और उसके अलावा ये जो सपोर्टिव थेरेपी ये यूजली पैरोक्सिस्मल स्टेज के दौरान दी जाती है। लास्टली इसकी प्रिवेंशन कैसे? प्रिवेंशन के लिए इसकी 2 वैक्सीन होती हैं। अब जो 2 वैक्सीन है उनमें से एक तो किल्ड वैक्सीन होती है, जिस किल्ड वैक्सीन के पास क्या होता है, इनएक्टिवेटेड बॉर्डेटेलर प्रोटोसिस का ऑर्गेनिज्म होता है। जो दूसरी वैक्सीन होती है जो कि ए सेलुलर वैक्सीन होती है। ए सेलुलर वैक्सीन क्या होती है इसका हम अभी आगे बढ़ते हैं। ए सेलुलर वैक्सीन में बेसिकली प्योरीफाइड प्रोटीन्स होती हैं उसी ऑर्गेनिज्म की। बेसिकली इसमें 5 एंटीजन्स होते हैं इसी ऑर्गेनिज्म को जिनको प्योरीफाई किया जाता है। वो 5 एंटीजन्स कौन से होते हैं? उनमें से होते हैं फिलामेंटस हीमोग्लूटिनिन, एक तो हीमोग्लूटिनिन होता है, एक प्रोटेक्टिन होता है, एक फिम्ब्रिया टाइप 2, एक फिम्ब्रिया टाइप 3। ये 4 एंटीजन्स होते हैं। उसके अलावा आखिरी एंटीजन होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीजन है, वो है उसका टॉक्सिन। जो प्रोटोसिस टॉक्सिन है उसको इनएक्टिवेट किया जाता है, उसको प्रोटोसिस टॉक्सॉइड बना दिया जाता है। वो मेन एक तरफ से मेन जो एंटीजन होते हैं, मेन इम्यूनोजन जो होते हैं वो वही होता है। और इसको बनाया कैसे जाता है? प्रोटोसिस टॉक्सिन को इनएक्टिवेट कैसे किया जाता है? बेसिकली हमने पढ़ा था कि जो एडीपी राइबोसाइलेटिंग एक्टिविटी थी वो इसका मेन पैथोजेनिक फैक्टर था। तो उस एडीपी राइबोसाइलेटिंग एक्टिविटी को हम बेसिकली करते हैं एलिमिनेट कर देते हैं जेनेटिकली इनएक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन जो उसकी एंटीजेनिसिटी होती है उसको रिटेन करवाते हैं ताकि क्या कहते हैं उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो सके। तो इसका सिर्फ यही याद रखना था। और जो प्रोटोसिस टॉक्सॉइड जो बेसिकली ए सेलुलर वैक्सीन है उसको दिया किस तरह जाता है? उसको डिफ्थीरिया और टेटनस टॉक्सॉइड के साथ कंबाइन करके दिया जाता है। और इसमें एक चीज़ याद रखनी कि जो ए सेलुलर वैक्सीन है, ए सेलुलर वैक्सीन के फ्यूअर साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन उसकी जो ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी वो काफ़ी शॉर्ट है। वेयर एज जो किल्ड वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन का एक मेन जो हमको इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट मिलता है वो ये मिलता है कि उससे हमें पोस्ट वैक्सीन एनसेफेलोपैथी मिल सकती है। और जो इसकी इम्यूनिटी होती है उसकी इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है। तो इसके लिए ये याद रखना था कि 2 वैक्सीन थी जो कि इंपॉर्टेंट है। एक ए सेलुलर वैक्सीन जिसमें 5 एंटीजेंस हैं, प्रोटोसिस टॉक्सिन, उसके अलावा फिलामेंटस हीमोग्लूटिनिन, प्रोटेक्टिन, फिम्ब्रिया टाइप 2 और टाइप 3, और एक किल्ड वैक्सीन है। किल्ड वैक्सीन में इनएक्टिवेटेड जो ऑर्गेनिज्म है उसको हमने एज ए इम्यूनोजन के तौर पे यूज़ किया और इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। सो दैट वाज इट। आई होप कि ईजिली समझ में आ गया एंड थैंक यू।